नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान ने की उनका देश इस्लामिक जगत के सामने दब्बू नहीं बनेगा, उनके दृढ़ निश्चय को साबित कर दिया है। उनके बयान को ऐसे तत्वों पर कठोर कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है जिन्हें तहमत लहराने का बेहुदा शौक है। यह वे तत्व हैं जो दूसरों को काफिर कहते हैं और जब इनकी बजने लगती है तो टोपी उछालकर सहानुभूति लेने मोर्चा संभाल लेते हैं। कमाल की बात यह है कि जब चीन इनकी सलीके से बजाता है तो यह किसी बुजदिल की तरह तशरीफ पर तहमत लपेटकर भाग उठते हैं। यह जानते हैं कि चीन से उलझे तो इनकी तशरीफ पर कैक्टस की पेंटिंग बना दी जाएगी। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में यह आसानी से गला काट प्रतियोगिता चला रहे हैं। चीन जैसे देश में जहां 20 लाख उइगर मुसलमान हैं, वहां इनसे एक चाइनीज का बाल नहीं उखड़ा है। इसकी वजह यह है कि वहां लोकतंत्र नाम की कोई नीति नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही के आगे इनकी बकरी कुदान चलना मुश्किल है। इसलिए भारत समेत पश्चिम के लोकतांत्रिक मुल्क इनके कुदान का केंद्र बन गए हैं। यह इस देश के लिए बेहतर है जो यहाँ एक राष्ट्रवादी गवर्नमेंट मौजूद है, अन्यथा इनका भोंडा नाच संभालना कठिन हो जाता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इनके इस नाच को रोकने हेतु कठोर आदेश जारी कर दिया है। इसलिए उम्मीद करिए तशरीफ तुड़ाई के भय से यह दड़बे में ही छुपे रहेंगे। भारत ने फ्रांस को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन दिया है। इससे बहुत से लोगों को मिर्ची लगी पड़ी है। ऐसा इसलिए कि इन्हें देश हित से मतलब नहीं है। खुद देश भी इन पर ज्यादा भरोसा नहीं करता है। इनमें से बहुत से लोग हैं जिन्हें चीन के साथ खूनी झड़प में 20 जवानों के शहीद होने पर खुशी हुई है। आज भी यह लोग चटखारे लेते हुए दिख जाएंगे। यह लोग देश में बेरोजगारी महंगाई की बात ऐसे करते हैं मानो पहले यही लोग हिंदुस्तान को चला रहे थे और या मुफ्त में इनके पेट भरे जाते थे। जो 4 दिन मदरसे में नहीं गया वह भी जीडीपी पर बात कर रहा है, जबकि 2014 से पहले 95% लोग जीडीपी की फुल फॉर्म भी नहीं जानते थे। इससे इनकी जागरूकता का पता नहीं चलता बल्कि इनकी खिंचता दिखती है, क्योंकि अब इन्हें अपने भोंडे प्रदर्शन की पुरानी आजादी नहीं रही है। देश के खिलाफ साजिश करने की इनकी मानसिकता पर अंकुश लगा दिया गया है। यूं भी अपनी देशभक्ति का प्रमाण पत्र यह बीच बीच में दे ही देते हैं। इसलिए इन्हें ना ऐसा प्रमाण पत्र देने की जरूरत है और ना इनसे प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता है। सच्चाई सदैव ही कड़वी होती है, पर चीन के उइगर मुसलमानों का जिक्र आते ही यह इनके लिए मीठी हो जाती है। दुनिया में एक भी मुल्ला नहीं है जो चीन के खिलाफ जिहाद कर सके। उत्तर कोरिया में एक भी मुसलमान नहीं है। अगर घुसे तो फिर और नीचे घुसा दिया जाएगा। हिंदुस्तान जैसा देश जो इनसे लेता कुछ नहीं देता ज्यादा है, उसके साथ दगाबाजी करना बहुत आसान है। मगर यह भूल जाते हैं जब जंग के गोले बरसते हैं वह हिंदू मुसलमान की बजाय एक हिंदुस्तान पर गिरते हैं। बड़ा सवाल यही है कि जिसका कोई चित्र दुनिया में मौजूद नहीं है और उसका कार्टून बना दिया गया तो इस पर क्या आपत्ति है। जो आपत्ति करने वाले तत्व है वह दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के इतने कार्टून बना चुके हैं जिनकी गिनती करना ही मुश्किल है। पर क्या कभी किसी ने सुना है कि इस विवाद पर इनका गला काटा गया हो। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये लोग शांति के समर्थक नहीं हो सकते। इनके मुंह से निकलने वाला काफिर शब्द इनकी एक सत्ता को मान्यता देता है। मजे की बात यह है कि इनके पास सत्ता चलाने की ना काबिलियत है और ना इनके पास नीति है। पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक और नाइजीरिया जैसे देश आज तक पटरी पर नहीं आ सके हैं। गद्दी के लिए मची अफरा-तफरी और आतंक की दास्तां इनकी वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का विभत्स रूप सामने आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ जिहादी तबके इस आतंकवाद को सही ठहरा रहे हैं। इनमें ऐसे लोग हैं जिनके गली से गुजरने पर कुकुर भी इन पर भौंकते हैं, मगर यह माइक पर इस्लाम का लंबरदार बनकर चिंगाड़ते हैं। चीन में नहीं चिंगाड़ेंगे चाहे इनके तहमत पर कितने गोबर लिपट जाए। उस देश के खिलाफ बोलेंगे जहां से मार पड़ने का भय नहीं हो। अगर इस्लाम के इतने बड़े पुरोधा हो तो चीन पर भी ऐसा कुदान अवश्य करे। हो सकता है कि हिंदुस्तान की बाकी आबादी का साथ भी मिल जाए। यह भारत की छुपी नीति है कि देश में किसी भी पार्टी की सरकार आए, देश का प्रधानमंत्री कभी मुस्लिम नहीं बन सकेगा। राष्ट्रपति राज्यपाल बन सकता है पर प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। संभवतः 1947 में जिस वक्त देश आजाद हुआ था, इस देश के नीति निर्माताओं को कुछ न कुछ संदेह रहा होगा। अब तो वोट बैंक के नाम पर ब्लैकमेल करने की चालबाजी भी नाकाम हो चली है और मंत्र यही दिया जा रहा है कि देश के विकास में वोट महत्वपूर्ण नहीं है, योगदान ज्यादा अहम है। पर लगता यूं है कि कट्टरपंथी तबकों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। जो सही लोग हैं वह सेना में अपने बेटों को भी भेज रहे हैं, उनकी शहीदी पर भी गर्व करते दिखते हैं। जो बगैरत लोग हैं वे तहमत फाड़कर देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। भारत सरकार को ऐसे देश विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस और चीनी मॉडल को स्वीकार करने की जरूरत है। फ्रांस के स्थानीय मुसलमान देश के जिम्मेदार नागरिक माने जाते हैं।
उनकी तरफ से किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, बल्कि फ्रांस ने जिन बारी मुसलमानों पर रहम करके शरण दी वे फ्रांस के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा सीएए कानून एक दूरदर्शी सोच को साबित करता है, अन्यथा भारत भी फ्रांस वाली स्थिति का शिकार हो सकता था। इसलिए शरणार्थी अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देकर उन्हें अत्याचारों से बचाया जा रहा है। इसका उदाहरण रोहिंग्या मुसलमानों के आतंक से भी लगाया जा सकता है, जो आज मलेशिया और बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं और यहां बड़ी तेजी से अपने अपराध का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। जो तुर्की मुल्लाओं का खलीफा बनने के ख्वाब देखता है, उसने तो रोहिंग्या को जेलों में डाल दिया है। ऐसे में जो अपनी ही कौम के सगे नहीं है, वहां दूसरे धर्मावलंबी कैसे सुरक्षित समझ सकते हैं। फ्रांस के मुद्दे पर भारत में भी कुछ मुसलमान सड़कों पर उतरे थे। ये फ्रांस के चर्च में हुई हत्याओं के समर्थन में आए थे। हैरानी की बात यह है कि भारत में आतंकी हमला होने पर या पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी वारदात करने पर यह टोपीबाज कभी दिखाई नहीं देते हैं। चीन से तनाव के दौरान जब देश गुस्से से उबल रहा था, तब भी किसी ने तिरंगा उठाते हुए नहीं देखा होगा। ऐसा इसलिए कि यह देशभक्ति के प्रमाण पत्र पर अपने हिसाब से स्टैंप लगाते हैं। देश को कोई उपलब्धि मिलती है तो भी यह कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे, परंतु बहुसंख्यक आबादी के टैक्स पर चलने वाली योजनाओं को हड़पने के लिए यह सबसे आगे खड़े मिल जाएंगे। इनकी हरकतें देश में बहुसंख्यक आबादी के नजरिए को बदल रही है। कुछ कट्टरपंथी बोलानाओं और देश विरोधी तत्वों की वजह से यह धीरे धीरे हाशिए पर जाने लगे हैं। देश में यह मांग भी जोर पकड़ने लगी है कि जिन्हें देश से प्रेम है उन्हें सरकार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून और एक संवैधानिक कानून का मसौदा भी लगभग तैयार है, जो 2022 से पहले ही संसद द्वारा पारित किया जा सकता है। किंतु वोट से सरकार चुनने का अधिकार भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। इससे उन तत्वों पर लगाम लगेगी जो लोकतंत्र की आड़ में नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। फ्रांस ने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए सुरक्षा कर्मियों की संख्या 7000 कर दी है। इन सुरक्षा कर्मियों को फ्रांस की मुस्लिम कम्युनिटी पर कठोर कार्रवाई का आदेश मिला है। इसके अलावा 3000 मस्जिदों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। जिन मस्जिदों से नफरती विचारधारा को फैलाया जा रहा था, उन्हें आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया है। यह दुनिया के पहले धार्मिक स्थल है जहां इंसानियत की शिक्षा देने की बजाय काफिर के बारे में ज्यादा ज्ञान दिया जाता है। जहां लोग आत्मिक शांति हेतु जाते हैं, वहां से गुस्सा और नफरत लेकर निकलते हैं। जहां अध्यात्म का ज्ञान मिलना चाहिए था, वहां से गला कैसे काटा जाता है इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। यही वजह है कि जब किसी समुदाय को आधुनिक शिक्षा देकर उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, उसे मुगलकालीन सोच से प्रेरित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक समूह का हिस्सा हो सकते हैं, पर यह तादाद बहुत ज्यादा है। असम सरकार द्वारा अगर इस मुगलकालीन शिक्षा पर एक्शन लिया जा रहा है तो यह बेवजह या फिर किसी द्वेष के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे पर्याप्त कारण छुपे हैं, जिससे असम को कहीं ना कहीं अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है। कांग्रेस सरकार ने भी 2010 के वक्त असम समेत कई राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाए थे और यहां पर मुसलमानों को डालकर उनकी विचारधारा को देश हित के अनुकूल बनाया जाता था। मगर पिछले एक अरसे से यह डिटेंशन सेंटर धूल खा रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों देश में इन्हें फिर से खोलने की मांग उठी है, पर इनमें हर किसी को डालने की बजाय उन कट्टरपंथी लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए जो निर्दोष लोगों पर अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। पर डाल पर नहीं, जड़ पर करने की जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।